अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर कपूर चंचला और आप सबको हमारे इस प्रोग्राम हेल्थ फॉर ऑल में खुशामदीद। आज फिर से हम आपके लिए एक नए मौजू पे बात करेंगे और आज का जो हमारा मौजू है इससे पहले कभी भी हमने डिस्कस नहीं किया। आज हमारे साथ हम बात करेंगे वेस्कुलर सर्जरी के बारे में और वेस्कुलर सर्जरी के बारे में बात करने के लिए हमारे साथ वेस्कुलर सर्जरी के एक बहुत ही माहिर डॉक्टर कंसल्टेंट SIUT में जो प्रैक्टिस भी करते हैं वो मौजूद है। तो आइए वेलकम करते हैं डॉक्टर मोहम्मद कामरान साहब का। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर सबसे पहले तो इस प्रोग्राम में आने का बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमें ये बताएं कि जो वेस्कुलर सर्जरी है ये फील्ड क्या है और किस तरीके के पेशेंट्स को वेस्कुलर सर्जन्स डील करते हैं। ओके, अस्सलाम वालेकुम। आई एम डॉक्टर मोहम्मद कामरान। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद कामरान है। मैं कंसल्टेंट वेस्कुलर सर्जन हूँ SIUT में मेनली, और बाकी जगहों पे भी होता हूँ। अच्छा, वेस्कुलर सर्जरी खून की शरियान है। जो वेस्कुलर सिस्टम होता है, जो खून का दौरानिया होता है पूरे जिस्म में, जिसमें दो किस्म की वेसल्स होती हैं। एक आर्टरी जो दिल से खून जिस्म के मुख्तलिफ अज़ा तक पहुँचाती है, दूसरी होती हैं वेंस जो ब्लड पूरी बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कलेक्ट करके वापस दिल तक ले जाती हैं। तो ये पूरा सिस्टम है। तो हम उन रगों के सर्जन हैं। तो आर्टीरियल सिस्टम की जो डिजीज़ हैं या वीनस सिस्टम की जो डिजीज़ हैं, हम उसके सर्जन हैं। सर आप हमें बताएं नाजरीन को कि आर्टरी के अंदर कौन कौन सी बीमारियां होती है और जो वेन्स आपने कहा जिसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है उसकी कौन कौन सी बीमारियां होती हैं। सही है। तो मेनली जो आर्टीरियल सिस्टम है, जिसे हम नर्व्स भी कहते हैं आमतौर पे, और वो महसूस होती है, डॉक्टर्स देखते हैं, तो उसमें पेरिफेरल आर्टीरियल डिजीज़, जिसमें खून का जो कमी होती है, खून पूरा नहीं आता जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में, स्पेशली टांगों में। तो वक्त के साथ जिनको शुगर होती है, ब्लड प्रेशर होता है या किडनी की डिजीज़ होती है, उनकी नसों में कैल्शियम जम जाता है। या जो स्मोकर्स होते हैं, जो किसी भी तरह से तंबाकू यूज़ करते हैं, चाहे वो सिगरेट स्मोकिंग हो या पान की सूरत में हो या किसी और तरीके से, तो उनकी नसों में कैल्शियम जम जाता है, जिसकी वजह से उनकी आर्टरीज़ जो है, जैसे हम रगें कहते हैं, वो सिकुड़ जाती हैं और खून जो है जितना हमें चाहिए उतना नहीं पहुंचता। तो उसके सिम्टम्स होते हैं, शुरू में वो सिर्फ थकावट होती है, चलने में उनको दर्द होता है, जिसे क्लाडिकेशन कहते हैं। और आगे इस स्टेज को अगर ये और बढ़ जाए तो उसमें फिर इनको पेरिफेरल आर्टेरियल डिजीज़ होती है। छोटे छोटे ज़ख्म बनते हैं पाँव में, और खून ना मिलने की वजह से फिर उंगलियां या पाँव काला हो जाता है, जिसे गैंग्रीन कहते हैं। तो मेजर जो पेरिफेरल आर्टेरियल डिजीज़ है आर्टरी का, ये मेन हमारे पास आते हैं। और उसके अलावा जैसे आपने बात की वेन्स की भी कुछ बीमारियां बहुत कॉमन है, तो जी, उसके भी थोड़े नाम बता दें। कॉमनेस्ट वीनस जो मसले हैं, जो नसें जो दिल की तरफ खून लेके जाती हैं, उनमें मेन जो होता है वो DVT होता है, डीप वेनस थ्रोम्बोसिस, जो कि औरतों में बहुत ज़्यादा होता है हमल के दौरान या उसके बाद, या कुछ ऐसे मरीज़ जो लंबी सर्जरी, जैसे आर्थोपेडिक कोई फ्रैक्चर हो गया बोन का और वो काफ़ी देर बिस्तरे पे रहे, या कोई स्पाइन सर्जरी हो गई, या कोई ऐसे पेशेंट जो ICU में दाखिल रहे, तो उनकी नसों में खून जम जाता है, जिसे क्लॉट कहते हैं, डीप वीनस सिस्टम और DVT। और दूसरा जो कॉमनेस्ट मसला है वीनस सिस्टम से हमारे यहाँ, वेरिकोज वेन्स, टांगों की नसें फूल जाती हैं या पाँव काले हो जाते हैं या पाँव में सूजन रहती है। जो हजरात ज़्यादा खड़े रहने का काम करते हैं, जैसे ठेले लगाते हैं या वेटर हजरात, तो उनमें वेरिकोज वेन्स होती हैं। तो ये वो मोस्ट कॉमन वीनस प्रॉब्लम्स हैं जो हम डेली रूटीन में देख रहे होते हैं। सर वैसे तो वेस्कुलर सर्जरी एक बहुत ही वास्ट फील्ड है, लेकिन आज क्योंकि ना हमारे पास वक्त भी थोड़ा कम है, तो हम नाजरीन से जो कॉमन आपने बीमारियों के बारे में बताया इसी को थोड़ा डिटेल में बात कर लेते हैं। तो जैसे कि आपने बताया कि एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से भी आर्टीरियल सप्लाई कम हो जाती है, तो इसके वजूहात और अलामात क्या क्या आते हैं पेशेंट्स के अंदर। ठीक है, एथेरोस्क्लेरोसिस या जो पेरिफेरल आर्टेरियल डिजीज़ है जिसका हमने जिक्र किया, इसके वजूहात में बता चुका हूँ कि एक तो मेल प्रीडोमिनेंस होती है, मर्दों में ज़्यादा होता है। दूसरा एज इज़ अ मेजर फैक्टर, 55 साल के बाद या 50-60 साल के बाद ये होना शुरू हो जाता है। और वो मरीज़ जिनको ब्लड प्रेशर रहता है, जो डायबिटिक होते हैं, जिनको शुगर होती है, या वो किसी भी सूरत में टोबैको यूज़ करते हैं, तंबाकू का इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो स्मोकर्स हों, और थोड़ा सा ऐसा फैमिलियल भी होता है, फैमिली में रन करता है। तो ये सारी वजूहत हैं। अलामत यही हैं कि अगर आप चल रहे हैं और आपके पिंडलियों में थकावट हो रही है, या इतना दर्द हो रहा है, या क्रैम्प्स पड़ रहे हैं, तो ताकि आप रुक जाएं,
कुछ फासला करके फिर आपको रुकना पड़ जाए, तो ये सबसे पहली अलामत है कि वो थक जाना और इस तरह जैसे क्लाउडिकेशन करते हैं। दूसरी अलामत ये हैं कि उनको कोई ज़ख़म हुआ, किसी भी तरह से कोई छोटी चोट लगी, या शुगर की वजह से उनके पाँव में महसूस करने की क़ुव्वत कम हो जाती है, जिसे न्यूरोपैथी कहते हैं। तो उनको कोई नेल से या किसी भी तरह से कोई इन्फेक्शन हुआ और छोटा ज़ख़म बना, तो वो ज़ख़म नहीं भरता, क्योंकि उसको ब्लड सप्लाई इतनी मिल नहीं रही जितनी ज़रूरत है। तो ये दो चीज़ें। तीसरा है कि अगर आपकी पाँव की उंगली काली हो जाए, या पाँव आधा काला हो जाए, या टांग काली हो जाए, गैंग्रीन, ये एक्सट्रीम। तो ये 3 अलामत हैं पेरिफेरल आर्टरी डिजीज़ की। इसके अलावा एक और हमारे पास आर्टरियल सिस्टम में एक बीमारी होती है, एन्यूरिज्म, जो जिनकी रगें गुब्बारे की तरह फूल जाती हैं, उसे वो एओर्टा में, मेन शेयर रग में होती है। वो भी इन्हीं पेशेंट्स में होती है जो सिगरेट स्मोकर हैं, ब्लड प्रेशर है, या शुगर के मरीज़ों में, उनमें ये ज़्यादा होता है। सर ऐसे कौन से टेस्ट है जो हम करवाते हैं इन बीमारियों को डिटेक्ट करने के लिए? हाँ, जो डायबिटिक पेशेंट हैं उनके लिए आजकल डायबिटिक फुट वाले डॉक्टर्स अलग से हैं, उनकी पाँव का मुआयना होता है रेगुलर, और उनको देखा जाता है। सबसे सिंपल टेस्ट तो पल्सेस पैल्पेबल हैं या नहीं है, जो नब्स उनकी आ रही है पाँव में महसूस हो रही नहीं हो रही। उसके बाद आता है डॉपलर, अल्ट्रासाउंड डॉपलर से पता चल जाता है कि खून की शरेयानों में कितना फ्लो है। तो ये सिंपल टेस्ट हैं, ये इनसे करवा के आप। तो सर कुछ लोगों को देखा गया है कि सीटी स्कैन एमआरआई की तरफ भी जा रहे होते हैं। यस, इनिशियली तो ये 2 टेस्ट हैं। अगर उसके बाद हमें एक्चुअली वैस्कुलर सर्जरी की अवेयरनेस बहुत कम है, लोगों को भी नहीं पता कि वैस्कुलर सर्जरीज़ में किसके पास जाना चाहिए, और हम बहुत कम डॉक्टर्स हैं पाकिस्तान में। तो ये पेशेंट हमारे पास अल्टीमेटली लेट आते हैं, एंड स्टेज में जब गैंग्रीन हो चुका होता है, या तो उस टाइम पे फिर हम अल्ट्रासाउंड वगैरह करके देखते हैं। अगर नहीं है, या कुछ ऐसी डिजीज़ हैं या बड़ी रगें जो अल्ट्रासाउंड में नहीं देख पाए, तो उसके लिए फिर सीटी स्कैन कराना पड़ता है। एमआरआई यूजुअली हम नहीं करवाते, हमारे पास इतना अवेलेबल नहीं है फ्रीली, तो यूजुअली हम सीटी स्कैन ही करवाते हैं। सर इनके ट्रीटमेंट कैसे करते हैं? अगर किसी को डिटेक्ट हो जाए ये बीमारी, तो इसमें क्या इलाज होता है? कोई सर्जरी पे जाते हैं या दवाइयों से इलाज हो जाता डिपेंड करता है अगेन कि आपका कितना फ्लो कम है। कुछ अगर अर्ली स्टेज में आ जाते हैं हमारे पास पेशेंट क्लॉडिकेशन में, तो हम उनको बेस्ट मेडिकल थेरेपी मेडिकेशन देते हैं, टैबलेट्स देते हैं, और एक वॉकिंग एक्सरसाइज होती है, वो बताते हैं कि भाई आप इस तरह करना है। लेकिन सबसे पहला जो स्टेप है, अगर पेशेंट स्मोकिंग कर रहा है तो सबसे पहले उसको वो बंद करना है। तो ये मेजर फैक्टर है। उसके बाद अगर एडवांस स्टेज पे हमारे पास आता है, तो हमारे पास फिर हमारी फील्ड है एक एंडोवैस्कुलर, जैसे लेप्रोस्कोपिक सर्जरी आ गई अब जनरल सर्जरी में, तो हम एंडोवैस्कुलर सर्जरी होती है, उसमें हमारे पास मुख्तलिफ टूल्स होते हैं, बलून्स होते हैं, उसमें जाके हम उस शरेयान को एंजियोप्लास्टी कहते हैं। जैसे दिल की एंजियोप्लास्टी होती है, वो करते हैं, वो खोलते हैं शरेयान और फ्लो बढ़ा देते हैं। अगर उससे भी काम नहीं हो रहा, कुछ ऐसे लीजन्स होते हैं जो आर्टरीज इतनी सख्त हो जाती हैं वो नहीं हो सकती क्रॉस, तो फिर हम बाईपास करते हैं। तो जैसे दिल के लिए बाईपास के लिए पेशेंट की नस निकाल के टांग से लगा, तो इसी तरह हम भी बाईपास करते हैं। अगर पेशेंट की अपनी वेन मौजूद है, ठीक है, अदर नहीं है, तो हम फिर मसनूई रग लगा के बाईपास करते हैं। तो मकसद हमारा यही है कि पाँव तक खून पहुंचाना। तो ये डिफरेंट मॉडल्स हैं। सर आपने 2 और बीमारियों की बात की थी, डीवीटी और वेरिकोस, तो उसके बारे में भी बताएं, उनकी क्या अलामात होती हैं? हाँ, डीवीटी तो टांग आपकी शदीद सूज जाएगी और शदीद दर्द होगा, और फिर उसका अल्ट्रासाउंड होता है और वहाँ पता चल जाता है किस लेवल पे कितना क्लॉट है। तो मोस्टली उसकी डीवीटी की मैनेजमेंट मेडिकली है। 3 महीने तक का कोर्स होता है, खून पतला करने वाली हम दवाएं देते हैं, और उनको सर्विलेंस पे रखते हैं कि उनके सिम्टम्स कितने इम्प्रूव हैं, सूजन कितनी कम हुई, और उस गोलियों के अलावा हम उनको कुछ मॉडिफिकेशन बताते हैं, लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन, और कुछ सॉक्स होते हैं, डीवीटी स्टॉकिंग्स जिन्हें कहते हैं, हम वो देते हैं। और अगर ज़्यादा एक्सट्रीम है और हम उनको खून पतला करने वाली दवाई किसी भी वजूहात की वजह से नहीं दे सकते किसी पेशेंट्स को, तो फिर आईवीसी फ़िल्टर लगता है कि उनका जो क्लॉट है वो फेफड़ों की नाली में ना जाए, जिसे पल्मोनरी एम्बोलिज्म कहते हैं। तो ये एक्सट्रीम पे आ जाता है। लेकिन डीवीटी की मोस्टली ट्रीटमेंट मेडिकल है, और उससे काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिल जाता है। अब आते हैं वेरिकोज वेंस पे, जो कॉमन है। अब जो वेरिकोज वेंस की भी स्टेजेस होती हैं, तो अगर पेशेंट अर्ली स्टेज में आ जाता है हमारे पास, जो कि बहुत कम है, हमारे पास तो ऑलमोस्ट ज़ख़म बना के, जिसे वीनस अल्सर कहते हैं,
तभी पेशेंट पहुंचता है। वो एंटीबायोटिक्स खा के 5-6 महीने कि भाई वो ज़ख़म है, एंटीबायोटिक खा रहा हूँ ठीक हो जाएगा, नहीं होता। या कॉम्प्लिकेट होके आता है, उसमें ज़ख़म बार बार बन रहे हैं, या वो नस फट गई क्योंकि वो स्किन के बिल्कुल नीचे होती हैं, सुपरफिशियल वेन्स होती हैं, फट गई और ज़्यादा ब्लीडिंग हो गई, फिर हमारे पास पहुंचता है तो फिर उसकी सर्जरी होती है। उसके भी अलग से, जैसे मैंने एंडोवेस्कुलर बताया, इस तरह लेज़र सर्जरी होती है, रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन होती है और फोम स्क्लेरोथेरेपी होती है। ये मिनिमल इन्वेसिव में आती है, इसमें कोई कट, कोई चीरा नहीं होता। बाकी एक ओपन सर्जरी होती है, उसमें भी हम इस वेन को इवल्स कर देते हैं और निकाल देते हैं लाइगेशन। सर डायलिसिस का वैस्कुलर सर्जन से कोई रोल है? यस। इस सवाल से पहले मैं थोड़ा सा पीछे जाना चाहूँगा कि जैसे मैंने आपको बताया कि वैस्कुलर सर्जरी हम आर्टेरियल सिस्टम पे भी काम करते हैं, तो आर्टरीज की डिजीज़ बता दी, और आर्टेरियल ट्रॉमा इज़ मेन हमारा है। किसी का एक्सीडेंट हो जाए, गन शॉट हो जाए, तो वीनस हमने बात कर ली। तीसरा हमारा मेन पोर्शन है वैस्कुलर सर्जरी का डायलिसिस एक्सिस। वी आर एक्सिस सर्जन, जो डायलिसिस के लिए फिस्टुला, आम जबान में आप जैसे कहते हैं आर्टीरियो वीनस फिस्टुला, तो वो फॉर्मेशन इज़ डन बाय वैस्कुलर सर्जन, वो हम बनाते हैं। और उसकी सर्वेलेंस, ना सिर्फ हम वो बनाते हैं, उसकी सर्वेलेंस भी करते हैं। क्योंकि फिस्टुला की या डायलिसिस का रास्ता देना एक वैस्कुलर सर्जन का काम है, जिसमें मेन काम है फिस्टुला बनाना और उसकी सर्वेलेंस करना। और फिस्टुला के बहुत सारे मसले होते हैं। आपने एक दफ़ा फिस्टुला बना दिया, उससे डायलिसिस हो रही है, कभी वेन बंद हो गई, स्टीनोसिस हो गई, थ्रोम्बोसिस हो गया, वो फिस्टुला बंद हो जाता है, उसमें भी क्लॉट हो जाता है, तो उसकी थ्रोम्बेक्टोमी करना, उसी की भी वीनोप्लास्टी। अगर वेन बार बार निडल लगने से पतली हो जाती है तो हम उसकी वीनोप्लास्टी करते हैं। तो डायलिसिस में वैस्कुलर एक्सिस सर्जन का बड़ा रोल है कि हम ये सारी चीज़ें करते हैं। और कुछ ऐसे पेशेंट जिनमें उनकी वेन्स नहीं है और वो फिस्टुला नहीं बन सकता, तो फिर उनमें हम अल्टरनेट कैथेटर्स पे जाते हैं, जिसमें परमानेंट कैथेटर लगाना एक वैस्कुलर सर्जन का काम है, तो वो भी हम लगाते हैं। सर वैस्कुलर सर्जरी के सक्सेस रेट कितने हैं और इनकी कॉम्प्लिकेशंस कितनी कॉमन हैं? वैस्कुलर सर्जरी के डिफरेंट डिजीज़ के रेट्स बहुत अच्छे हैं, सक्सेस रेट्स। ये डिपेंड करता है ऑल के पेशेंट हमारे पास किस स्टेज पे आता है। अगेन मैं वही कहूँगा कि हमारे पास अल्टीमेटली लैक ऑफ अवेयरनेस ना होने की वजह से बहुत लेट आते हैं। तो अगर एक पेशेंट आया जिसकी फ्रैंक गैंग्रीन है, बिल्कुल टांग काली हो चुकी है और मर चुकी है, तो उसको तो हटाने के अलावा मेरे पास कोई और हल नहीं है। लेकिन अगर पेशेंट टाइमली हमारे पास आ जाता है तो बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। वी आर डूइंग रूटीनली, हम ये प्रोसीजर्स करते हैं और आर्टीरियल सिस्टम में एंजियोप्लास्टीज भी करते हैं, बाईपास भी करते हैं। 95% इनका रेट होता है। और दूसरा वीनस डिजीज़ का, वेरिकोज वेन्स का बहुत अच्छा रोल है। और आजकल मिनिमल इन्वेसिव सर्जरी जो भी दुनिया में हो रही है वो कराची में हम कर रहे हैं और हमारे पास चीज़ें अवेलेबल हैं, तो उनका रेट भी बहुत अच्छा है। सर लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपने बताया ये सारी बीमारियां वैस्कुलर सर्जरी की शरीयानों से रिलेटेड होती है, तो ऐसी कौन सी एहतियात लोग कर सकते हैं जिससे उनको शरीयानों की ये डिफरेंट टाइप की बीमारियां कम हो? अच्छा, आर्टीरियल की अगर बात करें तो सबसे बड़े मैं दुख की बात है, मैं दुख से कहूँगा कि स्मोकिंग नौजवान नस्ल में बहुत आम हो गई है आजकल। तो इलेक्ट्रिक सिगरेट वेप की शक्ल में आ गए हैं, वो बड़े लोग शौक से यूज़ करें। तो टोबैको इज़ द मेन कल्प्रिट। दूसरा हम अगर देखें तो पाकिस्तान इज़ ऑन टॉप फॉर डायबिटीज़, तो उसके लिए वो भी एक कॉम्प्लिकेशन है, पेरिफेरल आर्टरी डिजीज़ करवाती है डायबिटीज़। तो ये चीज़ें अगर शुगर कंट्रोल हो और हम टोबैको यूज़ ना करें, और दूसरा मेजर ट्रामा हो जाता है हमारे रोड्स की कंडीशन, तो उसमें भी एहतियात करनी चाहिए। और वीनस की अगर बात करें तो वेरिकोज वेन्स यूजुअली लोग जोड़ते हैं ज़्यादा खड़े होने वाले अफराद में होता है, तो या ज़्यादा वेट है जिनका, तो इस तरह में अगर वो एहतियात करें, जो लॉन्ग स्टैंडिंग जॉब्स करते हैं बीच में ब्रेक्स लें, इस तरह करें तो उनसे थोड़ा सा बचा जा सकता है। चले सर, शुक्रिया आपका बहुत बहुत हमारे इस प्रोग्राम में आने का और हमारे नाजरीन को इतने अच्छी तरीके से वैस्कुलर डिजीज़ और उसकी एहतियात, ट्रीटमेंट सब आपने बताया, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो नाजरीन, जैसे कि आपने देखा हमारे साथ डॉक्टर मोहम्मद कामरान साहब मौजूद थे और इन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से हमें वैस्कुलर सर्जरी के हवाले से बताया और वैस्कुलर सर्जरी में कौन कौन सी डिजीज़ेज़ आती है। मेनली जो डिजीज़ेज़ आती हैं वो सारी शरीयानों से रिलेटेड होती है। शरीयानें दो तरीके की होती है, एक आर्टरी, एक वेन, जो कि हमें डॉक्टर साहब पहले ही बता चुके हैं।
इन दोनों के अंदर बीमारियां मुख्तलिफ तरीके की हो सकती है, लेकिन जो मेन कॉमन बीमारियां उसके अंदर आर्टीरियल डिजीज़ के अंदर जो है वो एथेरोस्क्लेरोसिस, बाद में आर्टीरियल इनसफिशिएंसी करवा सकता है, और उसके अलावा वेरिकोज वेन, डीप वेन थ्रोम्बोसिस। और लेकिन इन सब की जो मेन कॉज है वो यही है कि अगर आपको शुगर या ब्लड प्रेशर है, या आप स्मोकिंग करते हैं, या किसी तरीके की ड्रग्स आप लेते हैं, तो ये चीज़ें आपको बहुत कॉमनली डेवलप हो सकती है। उसके अलावा अगर आप बहुत ज़्यादा खड़े रहते हैं, एक्सरसाइज वगैरह इतनी ज़्यादा नहीं करते हैं, आपका वज़न बहुत ज़्यादा है, तो भी आप इन बीमारियों से मुतासिर हो सकते हैं। तो हमें सबसे पहले चाहिए कि हम इन सब चीज़ों की एहतियात करें। अगर किसी को ब्लड प्रेशर नहीं है तो भी वो थोड़ा बहुत खाने पीने में नमक का इस्तेमाल कम करे। अगर किसी का वज़न ज़्यादा है तो वज़न को महदूद रखें, क्योंकि वज़न बढ़ने से आपको ना ही खाली आर्टेरियल ये वेनस डिजीज़ेज़ होती है या वेरिकोज वेन्स होते हैं, बल्कि इसके साथ साथ वज़न बढ़ने से आपको डायबिटीज़ भी हो सकता है। तो इसलिए आपको चाहिए कि ये सारी डिजीज़ेज़ होने से पहले आप इस डिजीज़ेज़ के जितने भी एहतियात है उसे करें। और सबसे अहम बात, अगर आपको खुदा ना खास्ता ये सारी बीमारियां हो जाती है तो आप जल्द से जल्द किसी वैस्कुलर सर्जन के पास जाके रिज्यूम ज़रूर कीजिए, क्योंकि जितनी जल्दी आप जाएंगे उतनी जल्दी आपका इलाज होगा, उतना ही ज़्यादा सक्सेस रेट होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। यहीं पे हम अपना प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं। नीचे दिए हुए नंबर पे हमें कॉल करके या SMS करके ज़रूर बताइए आज का प्रोग्राम आपको कैसा लगा, और इसके साथ साथ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप मज़ीद कौन से प्रोग्राम देखना चाहते हैं हमारे आने वाले दिनों में, और हमारे प्रोग्राम को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मुझे और डॉक्टर मोहम्मद कामरान को इजाज़त दीजिए। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।